वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वेबसाइट पर अन्य आपको बहुत मटेरियल्स मिलेंगे, उसके लिए भी जरूर विजिट करें और पीडीएफ के लिए भी। दोस्तों, क्लास प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन का सहयोग कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, आज का क्लास काफी लेट हुआ है, थोड़ा कुछ कारण था इसका, काफी लेट हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? हाल ही में किसे नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है मनोज पांडे को। केंद्र सरकार के द्वारा जनरल मनोज पांडे को नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उप है, ये ध्यान दीजिएगा, सेना प्रमुख कोई और है जो कि आपको याद होगा ही, डेली मैं उसको लगभग बता ही देता हूँ एक बार। तो उप प्रमुख मनोज पांडे बनाए गए हैं सेना के थल सेना में। तो चलिए और बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? तो यहाँ पे अभी ये पोस्ट खाली है, क्योंकि पिछले महीने 8 दिसंबर 2021 को देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत थे। उनका निधन हो गया, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश में, बड़ी दुखद घटना थी वो। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये बिपिन रावत, इनका निधन हो गया। तो ये पोस्ट अभी खाली है। और इसका एक और भाग होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी, कमेटी भी इसका होता है। तो उस कमेटी के, अब पहले इसको उससे जानने से पहले ये जान लीजिए। देखिए अभी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अर्थात सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इन्हीं के जस्ट नीचे ये बन गया है उप प्रमुख सेना के कौन, अभी जस्ट जिस पर प्रश्न है मनोज पांडे। और सेना प्रमुख हो गए मनोज मुकुंद नरवणे। तो मैं बात कर रहा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, ये पोस्ट अभी भी खाली है, लेकिन इसी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कमेटी होता है, कमेटी। तो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? ये मनोज मुकुंद नरवणे जो सेना प्रमुख है, इन्हीं को इस कमेटी का चेयरमैन फिलहाल बनाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट अभी भी खाली है। इसको कहीं कहीं बताया जा रहा है कि मनोज मुकुंद नरवणे बन गए हैं, ऐसा नहीं है, वो बने हैं इस कमेटी के चेयरमैन। ठीक है। चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है अभी? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, इसके पहले आरकेएस भदौरिया थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, इसके पहले करमवीर सिंह थे। चलिए तो ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट, आपको उम्मीद करता हूँ ये पसंद आए होंगे। आइए ऑप्शन से खेलते हैं। ऑप्शन से आपको हाल फिलहाल के नई नियुक्तियों के बारे में अपडेट कराया जाएगा, क्योंकि ये नियुक्ति से संबंधित ही प्रश्न है। तो ऑप्शंस भी हम लोग वो भी करंट से रिलेटेड रखते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। चलिए विनय कुमार त्रिपाठी मोस्ट इंपोर्टेंट नई नियुक्तियों में से एक है ये। हाल ही में इन्हें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को। मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी। BS पठानिया ये क्या बने हैं? तो हाल ही में ICG अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड, हिंदी में बोले तो भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है? BS पठानिया को। अगला है उर्जित पटेल, इन्हें क्या नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है? तो ये RBI के पूर्व गवर्नर है, ये भी आप याद रखिएगा। AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 16 जनवरी 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। और इसके ये तो बनाए गए हैं उर्जित पटेल, इसके उपाध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कौन है? तो इसके अध्यक्ष है जीन लीकुन, इनका नाम यहाँ लिख दे रहा हूं, जीन लीकुन।
ये है अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बन गए हैं उर्जित पटेल, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं AIIB के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप पहले प्रश्न में ही समझ गए होंगे क्या कंटेंट स्टार एजुकेशन पर दिया जा रहा है, और जो भी दिया जा रहा है कितना जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये पसंद आई होंगी, परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि लगा है तो आप बिल्कुल अभी लाइक कर दीजिए, और लास्ट में अगर अभी संभव है तो अभी कुछ सेकंड देकर शेयर कर दीजिए क्लास को, ये लास्ट में जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है दोस्तों कि चैनल ये स्टार एजुकेशन पर ऑनलाइन में ये नया भी हम लोग का चैनल है, तो थोड़ा सा आप लोग को बार बार रिकॉल करना पड़ रहा है। आप लोग बस हेल्प, आप लोग का हेल्प की अपेक्षा हम लोग करते हैं ताकि फैमिली बढ़ जाए। उसके बाद से ये हम लोग को खुद कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद पर खुद लोग कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है उडुपी। उडुपी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। पर्याय एक धार्मिक अनुसंधान संस्थान है जो कर्नाटक के उडुपी के श्री कृष्ण मठ, जिसे कृष्ण मंदिर जो है, में हर दूसरे वर्ष पर ये मनाया जाता है, होता है। और ये पर्याय के दौरान होता क्या है एक्चुअली में, तो ये क्या होता है कि कृष्ण मठ की जो पूजा और प्रशासन है, एक अष्टमष्ट मठ के स्वामी जी से दूसरे अष्टमठ मठ, जिसको कहेंगे या एक और होगा, मठ के स्वामी जी को सौंपा जाता है। मतलब दो इसके समझिए कि प्रशासन करने का, इसको सेवा करने का या चलाने का दो मठ है, और दोनों को बारी बारी से इसके अधिकार ट्रांसफर, जब उसको अंतरण किया जाता है, एक इससे इसका इस बार इसका अधिकार इनको दिया जाता है, 2 वर्ष बाद इनको दिया जाता है। यही प्रक्रिया जो है पर्याय एक, और उस समय जो उत्सव होता है वो पर्याय शब्द से डिनोट किया जाता है। तो बस इतना याद रखिए, पर्याय महोत्सव कर्नाटक के उडुपी में मनाया गया है, और क्यों मनाया जाता है क्या है जो मैंने इसमें आपको बता दिया। चलिए, कर्नाटक में मनाया जाता है तो उसके बारे में देखते हैं। राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक का स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, नए बने हैं। राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। चलिए ऑप्शन से खेलते हैं फिर इसमें। कुलगाम क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में कुलगाम में अहर बल उत्सव मनाया गया है। हिंदी में इसको लिखता हूं मैं, अहर बल उत्सव। अहर बल उत्सव ये कुलगाम में मनाया गया है। कुलगाम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम, कुलगाम एक जिला ही है वहाँ का, जम्मू कश्मीर का कुलगाम जिला है, वहीं पे ये अहर बल उत्सव मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये उत्सव वहाँ पे खासकर मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक है जम्मू जो विंटर सीजन के लिए है, और एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए, शिलोंग क्यों न्यूज में रहा है? तो शिलोंग में हाल ही में चेरी ब्लॉसम, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है यहाँ। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय के शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 ये मनाया गया है। मेघालय का राजधानी कहाँ है? तो वही शिलोंग है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड के संगमा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक है वहाँ के राज्यपाल। चलिए, नागालैंड क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में हॉर्निबल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में ही हॉर्निबल उत्सव मनाया गया है नागालैंड में। और ये पहली बार इसको सन 2000 में मनाया गया था, ये भी याद रख सकते हैं, हो सकता है कभी एग्जाम के पार्ट बन जाए आपका। और इस बार जो ये हॉर्निबल उत्सव नागालैंड में मनाया गया है, ये 22वां हॉर्निबल उत्सव है, ये भी याद रखिएगा। नागालैंड में मनाया गया है, तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। चलिए, इसको थोड़ा कुछ मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो नागालैंड की राजधानी, नागालैंड राज्य की स्थापना पहले देख लीजिए। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य का स्थापना हुआ। और राजधानी कहाँ है नागालैंड का? तो ये कोहिमा है। और गवर्नर मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो है। और राज्यपाल कौन है नागालैंड में? तो जगदीश मुखी है, जो कि इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो एक्चुअली में वो किस राज्य के राज्यपाल हैं? जगदीश मुखी। तो ये असम के राज्यपाल हैं, इन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड के राज्यपाल का। तो ये सभी फैक्ट्स आपको दूसरे प्रश्न से मिले। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल पसंद आए क्लास। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे
एयर इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, जिसे CMD शॉर्ट में कहेंगे, चेयरमैन इन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये नियुक्त किया गया है विक्रम देव दत्त को। विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। आइए इसके बारे में काफी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं 3 पॉइंट में यहाँ लाया हूँ, देखिए। इनको तो ये बना दिया गया, ये क्लियर हो गया आपको। अक्टूबर 2021 में टाटा सन्स और केंद्र सरकार के बीच एयर इंडिया के शेयर में बंटवारे का सौदेबाजी हुआ, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ। इसके तहत 141 एयर इंडिया एयरक्राफ्ट जो है उसके पास, उसमें से 42 एयरक्राफ्ट जो है टाटा सन्स को, और बचे हुए कितने बचे, 99 एयरक्राफ्ट बचे एयर इंडिया के, तो इसका शेयर भारत सरकार के पास अभी है। चलिए, ये सभी जो भी होता है केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत होता है। तो कौन है अभी केंद्रीय नागर विमानन मंत्री? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। चलिए, तो ये सब रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए ऑप्शंस में कुछ नई नियुक्तियां फिर से हम लोग देख लेते हैं जो बिल्कुल हाल फिलहाल के हैं। विनोद कन्नन ये न्यूज में क्यों रहे हैं, क्या बने हैं? तो ये देखिए, विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन बनाए गए हैं? विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ यही विनोद कन्नन को बनाया गया है। और विस्तारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइन के बीच इसका 51:49 के संयुक्त उद्यम है। इसमें इसी रेशियो में इन लोग का शेयर है और इस पर ये लोग काम करते हैं। तो विस्तारा किसका किसका है? तो टाटा सन्स 41% और एक सिंगापुर एयरलाइंस है उसका 49%। इन दोनों के शेयर से विस्तारा एयरलाइन चलता है और इसी के सीईओ बने हैं विनोद कन्नन। उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। चलिए, हैथम अल घैसी इनको क्या नियुक्त किया गया अभी? तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, हाल ही में ओपेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैथम अल घैसी को किया गया। और ये कहाँ के हैं? तो ये कुवैत के हैं। हैथम अल घैसी, इन्हीं को ओपेक के महासचिव नियुक्त किया गया है। क्या है ओपेक? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्हीं का इस तरह कंट्रीज का एक संगठन है जिसे शॉर्ट में ओपेक कहते हैं। इसी के महासचिव ये बन गए हैं, कुवैत के हैं। बस इतना एटलीस्ट याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग डेली करंट अफेयर्स में क्लास में डेली तो देखे ही हैं, पिछले क्लास में किए हैं। आइए, अतुल केशव के न्यूज में रहे हैं। तो हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अतुल केशव को ही। तो उम्मीद करता हूँ तीसरे प्रश्न तक आपको कितने सारे फैक्ट्स मिले और वो कितने जरूरी हैं आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, मैंने शुरू में ही आप लोग से सॉरी बोला कि आज का क्लास काफी लेट हो चुका है, तो इस कारण से MCQ ज्यादा मैं ये फिट नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ से बचे हुए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट देख लेते हैं। चलिए, बने रहिए आप क्लास में। हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली नाम से प्रसिद्ध शेरनी का निधन हो गया है? क्या प्रश्न है? किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली नाम से एक प्रसिद्ध शेरनी का निधन हो गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है पेंच टाइगर रिजर्व। यहीं पे एक शेरनी थी जिसको कॉलर वाली के नाम से जाना जाता था, उसका निधन हो गया है। ये कुछ लोगों को ये प्रश्न फनी लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा प्रश्न बिल्कुल बनता है, बना है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल एग्जाम्स में वही प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है जिसको आप सोचेंगे कभी ये तो कभी प्रश्न हो ही नहीं सकता, ये तो टाइम पास की बातें हैं। लेकिन वैसे नहीं है। जो भी आपको जहां भी पढ़ाया जाए उसको नजरअंदाज ना करें। टीचर के नजर में वो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है, तभी आपको करा रहा है, चाहे वो यहाँ स्टार एजुकेशन हो या कोई भी चैनल हो। सॉरी। चलिए, तो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली नाम से प्रसिद्ध शेरनी का हाल ही में निधन हो गया है। ये आपको यहाँ पे ये चीज तो पता चला, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सबसे पहली बात आपको पता चला, शेरनी का निधन हो गया है, उसका नाम क्या है? तो कॉलर वाली के नाम से प्रसिद्ध है ये। और आधिकारिक नाम वन विभाग के द्वारा इसको T15 रखा गया था, ये भी याद रखिएगा। आस पड़ोस के लोग इसको प्यार से कॉलर वाली कहते थे। तो ये बिल्कुल पॉइंट जो है एग्जाम का पार्ट बन सकता है। और ये शेरनी जो है अपने जीवन काल में कुल 29 शावकों को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश में है तो इसके बारे में देखिए। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रॉबर्ट लेवानडोस्की ने जीता है। फुटबॉल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार 2021 ये इसका आयोजन वर्चुअली तरीके से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में किया गया है और इसी में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इनको मिला है, रॉबर्ट लेवानडोस्की। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो कि मैं आपको यहाँ चर्चा कर देता हूँ। देखिए, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवानडोस्की जो प्रश्न में है, ये पोलैंड के हैं यहाँ से। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो ये बार्सिलोना टीम स्पेन से खेलती है, एलेक्सिया पुटेलस। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर कौन है, तो डॉर्ड मेंडी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर कौन चुनी गई है, तो क्रिस्टियन एंडलर। और फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और मेडिकल स्टाफ को दिया गया। तो ये सब एक नजर जरूर इसको दौड़ाते रहिएगा, क्या पता कौन इसमें से पूछ दे। चलिए, और फुटबॉल से संबंधित ये पुरस्कार है तो फीफा के बारे में जान लीजिए। यही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीफा फुटबॉल खेल का आयोजन कराता है और पुरस्कार भी उसी के द्वारा ये दिया जा रहा है जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना इसका 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। इस बार इस पुरस्कार का आयोजन वर्चुअली यहीं से किया गया है। प्रेसिडेंट इसके गियानी इन्फैंटिनो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन यूरोपीय संघ EU संसद के सबसे युवा प्रमुख बन गए हैं, ये रोबर्टा मेट्सोला ये बन गए हैं। 43 वर्ष की उम्र है इनकी। रोबर्टा मेट्सोला ये यूरोपीय संघ अर्थात EU के संसद के सबसे युवा प्रमुख बन गई हैं। और यूरोपीय संघ, ये शॉर्ट में आपको कुछ कम शब्दों में बता दूं क्या है ये 27 राष्ट्रों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। ये इसकी संख्या पहले 29 हुआ करता था। दोस्तों कौन कौन इसमें से निकला है जरा करिए, चलिए कितने लोग डीपली इस जानकारी को रखे हैं, अब तक क्लास में पहले भी कराया गया है। चलिए इसको अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं तो सर्च करके इस जानकारी को हासिल जरूर कर लीजिए और हम लोग को भी कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कितने लोगों की बेरोजगार होने की अनुमान लगाया गया है, तो ये 207 मिलियन लोग 2022 में बेरोजगार हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO शॉर्ट में कहते हैं। वैश्विक स्तर पर ये महामारी जो अभी कोविड-19 का चल रहा है, बस यही सब कारण है और दूसरा कारण तो अभी और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण यही है महामारी, जिसके कारण ये ऐसा डाटा देखने को मिल सकता है जो कि काफी दुखद होगा अगर ऐसा होता है तो। चलिए, ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसका 1919 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, तो गाई राइडर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। दोस्त कुछ लोग हिंदी वाले दिक्कत महसूस करते हैं कभी कभी किसी प्रश्न में, इसलिए प्रश्न मैं जो भी रखता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। बाकी ये चीज है हिंदी में है लेकिन बोल के मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, तो एटलीस्ट बहुत कम ही लोग होंगे जिनको दिक्कत होता होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप बताएं जरूर, उसका भी कुछ निराकरण किया जाएगा कि कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज में। चलिए, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है अल्बर्ट बोरला। कौन है अल्बर्ट बोरला, तो एक शब्द सुने होंगे आप लोग, फाइजर। ये देखिए फाइजर, क्या याद आया, फाइजर जो है एक वैक्सीन है, जैसे हम लोग के यहाँ कोविशील्ड और ये लग रहा है, उसी तरह फाइजर भी कोविड-19 का वैक्सीन है। तो वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर इंक जो है कंपनी है, उसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ये अल्बर्ट बोरला। इन्हीं को कोविड-19 वैक्सीन फाइजर के विकास में इनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया। ऑनलाइन पेमेंट सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए कौन सी मोबाइल पेमेंट कंपनी के द्वारा क्लिक पे लॉन्च किया गया, तो ये मोबीक्विक के द्वारा, जैसे फ्री चार्ज, गूगल पे, पेटीएम वगैरह है, उसी तरह मोबीक्विक भी है, तो ये इसने लॉन्च किया है क्लिक पे। और बस इसमें इसके लिए इसने समझौता किया है NBBL से। NBBL क्या है, तो N से NPCI, B से भारत बिल पे लिमिटेड, NBBL इसका मतलब यही है। इसके साथ समझौता किया है मोबीक्विक और समझौता करके ये सुविधा लॉन्च किया है क्लिक पे। अब इसमें आया बात NPCI, तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। NPCI क्या है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं
फोन पे, यूपीआई, वो सब इसका अम्ब्रेला छतरी समझिए, इसका सब इसी के अंडर में होता है। और ये एनपीसीआई, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में आईबीए कहा जाता है, इन दोनों का संयुक्त प्लेटफॉर्म है। स्थापना इसका 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई है। एमडी एंड सीईओ एनपीसीआई के दिलीप आबसे है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा क्लास। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पुस्तक प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप, ये किसके द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? श्री मनोज सिन्हा है, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जम्मू कश्मीर के बारे में हमने तो बताया ही, मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है। या दो राजधानियां हैं, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मिसेज वर्ल्ड 2022, ये प्रश्न मैं कल दोस्तों करा चुका हूँ, बिल्कुल कल का क्लास आप करके देखिए, उसमें मैं इसको करा चुका हूँ। लेकिन इसे जो है मैं नीचे पॉइंट के रूप में इस वाले रूप में डाल दिया था, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हेडिंग में होना चाहिए, तो मैंने आज इसको हेडिंग में फिर से डाल दिया है, क्योंकि कल ही मैंने इसको आपको बता चुका है। चलिए, हाल ही में किसे मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है? तो ये साइलिन फोर्ड। कौन है ये मिसेज अमेरिका रह चुकी है, ये साइलिन फोर्ड, इन्हीं को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है। कल मैं इस प्रश्न को हेडिंग में रखा था और इसको मैं रख दिया था पॉइंट में, तो इसीलिए उसको मैं हेडिंग में लाना कल ही उचित था। चलिए कोई नहीं, दोनों दिन दोनों बात रिवीजन हो गया। ये टोटल पॉइंट्स मैं कल ही सब बता चुका था। इसी में ये जो मिसेज वर्ल्ड 2022 है, इसी जो प्रतियोगिता हुआ उसमें भारत के नवदीप कौर ने प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड, का पुरस्कार इन्होंने जीता है। और ये सब बस ये याद रखिएगा, कल मैंने इसे बताया ही था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे एनडीआरएफ आप लोग शॉर्ट में यूज करते हैं, के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 17वां स्थापना दिवस इसके द्वारा मनाया गया है। आप देश में कभी ऐसी स्थिति आती है, धार, सुखाड़ या पानी, आपत्ति, इस तरह का विपत्ति जब आता है, तो उस समय एनडीआरएफ अपना अहम योगदान देता है उस आपदा से निपटने के लिए, मानवीय सहायता के लिए। वही है एनडीआरएफ, शॉर्ट में कहते हैं, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। स्थापना 19 जनवरी 2006 है और डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल है। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित और इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के संस्थापक का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? मेजर अहलूवालिया। ये बस इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा, फिर भी था, मुझे दिखाइए कहाँ दिखा था, द हिंदू में शायद दिखा था, तो उठा लिया मैंने। चलिए, हाल ही में किसे नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये दिमितार कोवासेव्स्की, ये नॉर्थ मैसेडोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे है और करेंसी मैसेडोनिया दिनार है। चलिए, क्वेश्चन अभी और एक है लास्ट, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे फिर। चलिए, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जाने माने कार्टूनिस्ट और बंगाली हास्य पुस्तक के लेखक का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? नारायण देवनाथ। ये बंगाल से संबंध रखने वाले महान कार्टूनिस्ट इनको माना जाता था, और काफी कई सारे हास्य पुस्तक, कॉमिक राइटर भी हैं ये। इनका उम्र 98 वर्ष की उम्र में कोलकाता में हो गया है। क्या नाम है? नारायण देवनाथ। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, कल के क्लास में मैंने इसको कराया था। चलिए, तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना और कि टार एजुकेशन के चैनल पर, ऐसे वेबसाइट पर आप विजिट करें, वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स, जीके और बहुत कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा, क्विज मिलेगा। और चैनल पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू कर दिए गए हैं। वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आने के बाद ही और आगे उसको बढ़ाया जाएगा। और एग्जाम बेस्ड पेपर प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी के लिए, वो भी वहाँ पे सेट कराया जा रहा है। आप लोग का रिस्पॉन्स वहाँ अच्छा रहा तो उसको अब जारी रखा जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर देखें। प्लेलिस्ट में इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं उस सबका दे दे रहा हूँ। जैसे यहाँ आई बटन में भी वो आएगा आपको सब क्लासेज, तो वहाँ से अटेंड करके जरूर उसको देखें और अपना कमेंट्स वहाँ पे प्रतिक्रिया दें कि उसको और आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी दोस्तों लगी होंगी। यदि हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।